स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डायबोलिक क्लास में। आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट ईवीएस पर्यावरण से संबंधित सारे टॉपिक्स का आज इस एक वीडियो में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन। इसमें हम आज चर्चा करेंगे सबसे पहले जो पर्यावरण से रिलेटेड प्रमुख सम्मेलनों के बारे में, प्रमुख आंदोलनों के बारे में, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख दिवस, सप्ताह एवं महीनों के बारे में। आगे देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन्य जीव संरक्षण, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक आएगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम बिल्कुल विस्तृत में चर्चा करेंगे। पहले हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी देते हैं, देन उसके बाद आके प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हमारा है पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था। ठीक है, विश्व में प्रथम सम्मेलन था पर्यावरण पर। आगे देखिए स्वीडन में इसका आयोजन हुआ था 5 जून 2 से लेकर 16 जून 1972 के बीच में सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें कुल 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका जो उद्देश्य था सभी के लिए एक ही पृथ्वी, एंड इसका जो मुख्यालय है UNEP नैरोबी के केन्या शहर में है। UNEP का जो फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ओके, अगला जो टॉपिक हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस। अगर हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि मनाया कब जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। एंड इसका विश्व पर्यावरण दिवस का मनाए जाने का निर्णय कब लिया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के दौरान इसका आयोजन किया गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्रों के द्वारा 1973 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। एंड जो पहला वैश्विक स्तर पर मनाया गया था 1974 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है, एंड जो हमारा लेटेस्ट में भी गया है 2020 का हम देख लेते हैं। प्रीवियस में जो 2020 का पर्यावरण सम्मेलन था उसकी जो मेज़बानी है कोलंबिया के द्वारा किया गया था। जो इसका टैगलाइन था प्रकृति के लिए समय, एंड जो इसकी थीम थी 2020 की विश्व पर्यावरण दिवस की वो थी जैव विविधता। ओके, अगला देखते हैं हम हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हेलसिंकी सम्मेलन क्या है। ठीक है, तो हेलसिंकी सम्मेलन जो है प्रथम समुद्री पर्यावरण सम्मेलन है, मतलब समुद्र के ऊपर जो पहला सम्मेलन था। ओके, एंड ये मनाया कहाँ गया था? फिनलैंड में मनाया गया था 1974 ईस्वी में। इसका जो विषय था वो था समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। एंड जो इसका रिजल्ट रहा वो मतलब कोई सक्सेस नहीं रहा, सफल रहा, क्योंकि इसे स्पष्ट तौर पे परिभाषित नहीं किया गया था। ओके, आगे देखते हैं लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि लंदन सम्मेलन कहाँ मनाया गया था? तो लंदन सम्मेलन ब्रिटेन में मनाया गया था 1975 ईस्वी में। ओके, इसका जो विषय था समुद्री कचरे का निस्तारण करना, जो समुद्र में कचरे रहते हैं उनका निस्तारण करना था। ओके, एंड ये सक्सेसफुल भी रहा था। इसका जो रिजल्ट था प्रभावी रहा था क्योंकि इसमें सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया था। आगे देखते हैं वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन की बात करें तो ऑस्ट्रिया में मनाया गया था 1985 ईस्वी में, लेकिन जो लागू हुआ था 1988 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका जो विषय था ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत की रक्षा करना इसका जो विषय था। एंड यह जो सम्मेलन था काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत पर पहला सम्मेलन था। इसका जो रिजल्ट था मतलब कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि पूरा विश्व इसमें जो शामिल नहीं हुआ था। ओके, आगे देखते हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हुआ था 1987 ईस्वी में। इसका जो विषय था ओजोन परत संरक्षण। ठीक है, इसका भी विषय था ओजोन परत की रक्षा करना था। एंड यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ओजोन परत पर। ओके, एंड जो इसका रिजल्ट था वो बिल्कुल प्रभावी था क्योंकि ओजोन परत में जो हानि हो रही है उसके लिए तत्कालिक कटौती किया गया था।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि यह प्रथम ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन था। ओके, सर्वप्रथम ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन था जो कि कनाडा में हुआ था 1988 ईस्वी में। इसका जो विषय था कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ओके, एंड इसका जो रिजल्ट रहा वह असफल रहा, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को 2005 ईस्वी तक 20% की कटौती करना लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये पूरा हो नहीं पाया था क्योंकि जो विकसित देश थे उनकी तरफ से कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से ये असफल रहा। आगे देखते हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश भोपाल मिथाइल आइसोनेट रिसाव हुआ था। इसी तत्कालिक के कारण जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लाया गया था। ओके, तो आइए देखते हैं हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में। भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। पर्यावरण नियमों के दायरे में उद्योग धंधों को लाया जाएगा एंड सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं तैयार करेंगी। अगला देखते हैं हम पृथ्वी सम्मेलन। इसका आयोजन जो है 1920 ईस्वी में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। 172 देश को इसमें भाग लिया था एंड इसका जो सिद्धांत था एजेंडा 21। ओके, आगे देखते हैं UNFCCC। एंड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आइए देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, UNFCCC का जो आयोजन हुआ था 21 मार्च 1994 को इसकी स्थापना हुई थी एंड इसका जो ऑफिस है जर्मनी के बार्न शहर में। ओके, इसका जो कार्य होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि कॉप का आयोजन करना, जो कि जलवायु परिवर्तन पर काम करती है। ओके, आगे देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप 25। ठीक है, कॉप 25 का जो आयोजन हुआ था मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ था। ओके, स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ था, 2019 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो चिली के द्वारा किया गया था। ओके, एंड ये काम करती है जलवायु परिवर्तन पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। ये था हमारा कॉप 25। एंड जब हम देखते हैं जो लेटेस्ट में हमारा हुआ है जैसे कि कॉप 26, कॉप 27। ओके, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। देखिए, जैसे कि कॉप 25 आपने देखा तो कॉप 20, जस्ट ए मिनट जी, जैसे कॉप 26 हमारा, ठीक है, कॉप 26 के बारे में देखते हैं। यह 31 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक 2021 को बीच में इसका आयोजन किया गया था। कॉप 26 का आयोजन 31 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर 2021 तक किया गया था एंड ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में। ओके, जो इसका आयोजन किया था ग्लासगो शहर में किया गया था ब्रिटेन के। ओके, एंड जो इसके अध्यक्ष थे आलोक शर्मा थे। ओके, इसके अध्यक्ष आलोक शर्मा थे एंड जो अध्यक्षता इसकी की गई थी वो इटली के द्वारा किया गया था, यूके एंड इटली की। ओके, इसकी जो अध्यक्षता यूके एंड इटली के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं हम कॉप 27 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट में हुआ है कॉप 27। कॉप 27 जो है हमारा 7 से 18 नवंबर 2022, अभी जो रिसेंट में गया है 7 से 18 नवंबर 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया था एंड जो इसकी अध्यक्षता की गई थी वो मिस्र के द्वारा किया गया था एंड शर्म अल शेख शहर में हुआ था। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया गया था। ओके, एंड जो इसके अध्यक्ष थे वो सामेर शौकरी थे। सामेह शौकरी इसके जो अध्यक्ष थे एंड भारत के द्वारा जो नेतृत्व किया गया था वो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था। उनका जो लक्ष्य था उसमें 2070 तक भारत के द्वारा 0% कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। ठीक है, तो हमने 2025 कॉप 25, कॉप 26, कॉप 27 के बारे में देख लिया। आइए एक बार ब्रीफ कर देते हैं ऐसे। देखिए, कॉप 26 की जो आयोजन हुआ था 31 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर 2021 तक उसका आयोजन किया गया था एंड जो अध्यक्षता इसकी की थी यूके
एंड इटली के द्वारा किया गया था COP 26 की अध्यक्षता, एंड ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे आलोक शर्मा थे। ओके, COP 26 की बात करते हैं हम। 7 से 18 नवंबर 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया था, एंड इसकी जो अध्यक्षता किया गया था मिस्र के द्वारा किया गया था, एंड शर्म अल शेख शहर में हुआ था। ओके, एंड इसके जो अध्यक्ष थे सामेह चौधरी इसके अध्यक्ष थे, एंड भारत के द्वारा जो नेतृत्व करता थे वो भूपेंद्र यादव थे, एंड उनके द्वारा एक लक्ष्य रखा गया 2070 तक भारत के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया था। ओके, आइए हम देखते हैं आगे का टॉपिक, जैसे कि हमारा है न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। न्यूयॉर्क सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में मनाया गया था 1997 ईस्वी में। इसका जो विषय था एजेंडा 21। ओके, एजेंडा 21 के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसका जो रिजल्ट रहा वो प्रभावी रहा। ओके, आगे देखते हैं। नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र केन्या में हुआ था इसका आयोजन। ओके, 1997 ईस्वी में घोषणा पत्र जारी किया गया था, एंड इसका जो विषय था अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधियों की वजह से कि कोई भी अगर जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं तो सभी एक दूसरे से मिलके इस पे वर्क करें एंड उसको सॉर्ट आउट किया जाए। आगे देखते हैं। हमने अभी जस्ट जो ब्रीफ किया है स्टॉकहोम सम्मेलन हमने पढ़ा है, हेलसिंकी सम्मेलन हमने पढ़ा है, राइट। इसके बाद हमने वियना सम्मेलन पढ़ा है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन पढ़ा है, टोरंटो पढ़ा है, पृथ्वी यूनियन FCC, कॉप हमने देखा है। जो कॉप सम्मेलन 1 से लेके 25 तक यहाँ लिखा है, लेकिन 1 से लेके 27 तक कॉप हो चुका है यहाँ पे। ओके, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हमने देखा, नैरोबी घोषणा पत्र देखा है। तो आइए एक बार इन सभी को हम ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में स्वीडन में हुआ था। ओके, हेलसिंकी सम्मेलन है 1974 में हुआ था। लंदन सम्मेलन जो 1975 में हुआ था, जो कि ब्रिटेन में हुआ था। वियना सम्मेलन है जो 1985 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ओके, एंड मॉन्ट्रियल सम्मेलन आप देख पा रहे होंगे कि 1987 में यहाँ पे लिखा गया है, राइट, कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कनाडा में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल 2 बार हुआ था, एक 1987 में हुआ था, एक 1997 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। टोरंटो सम्मेलन जो हमारा है 1988 में हुआ था, कनाडा में ये भी हुआ था। ओके, पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। UNFCCC आप जानते होंगे कि इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वर्जन ऑन क्लाइमेट चेंज। कॉप के बारे में भी हमने जस्ट डिस्कशन किया है, COP 1 to 25, राइट। जो पहला कॉप हुआ था 1995 में हुआ था बर्लिन में। ठीक है, जो पहला कॉप हुआ था बर्लिन में हुआ था, एंड 2021 का जो हुआ था ग्लासगो के ब्रिटेन शहर में हुआ था। एंड आप सभी लोग अभी देखे होंगे कि जो 2022 का हुआ है अभी लेटेस्ट का, वो मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1997। ठीक है, इसका आयोजन भी कनाडा में किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में हुआ था, केन्या शहर में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन। आइए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉलों के बारे में, बिल्कुल ब्रीफिंग से एकदम डिस्कशन करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हमारा जो है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, नीचे इसका ब्रीफिंग भी दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम आप सभी लोगों को 1 बाय 1 डिस्कशन कराते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 ईस्वी में जापान में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत CO2 गैस पर विचार करना, एंड इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों ने CO2 में कटौती करने पर आम सहमति व्यक्त की थी। ओके, एंड इसका जो रिजल्ट था वो प्रभावी था, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था, एंड जो लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल 1989 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे देखते हैं। हमारा है सिएटल सम्मेलन।
सिएटल सम्मेलन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन शहर में 1989 में किया गया था। ठीक है। एंड इस सम्मेलन में विश्व व्यापार को पर्यावरण के नियमों के दायरे में लाने का प्रयास किया गया था। इसका जो मुख्य विषय था, इसमें यह निर्धारित किया गया कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर कल कारखानों, उद्योग धंधों इत्यादि को संचालित किया जाएगा। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जो कि रियो+10 के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन को रियो+10 के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ओके। इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 2002 ईस्वी में किया गया था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, सतत विकास रखा गया था। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम प्रयोग जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे, सतत विकास कहलाता है। ओके। आगे देखिए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं रियो+20। रियो+20 के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। इसका जो आयोजन है 2012 ईस्वी में किया गया था। रियो+20 सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, सतत विकास पर बल देना रखा गया था। इस सम्मेलन में फ्यूचर वी वांट की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। आगे देखते हैं। अब हम कुछ आगे डिस्कशन करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख आंदोलनों के बारे में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिश्नोई आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, शांति घाटी आंदोलन है, जंगल बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड मैटी आंदोलन। ये हमारा जो है कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन है, कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संबंधित आंदोलन है। इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिश्नोई आंदोलन की। ओके। बिश्नोई आंदोलन की बात करते हैं तो यह आंदोलन भारत के राजस्थान राज्य के खिरजली नामक स्थान पर हुआ था 1730 ईस्वी में। इस आंदोलन का नेतृत्व संत जम्भोजी जी के द्वारा किया गया था। बिश्नोई आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 3 पुत्रों सहित वृक्षों की रक्षा के लिए जान दे दिया था। राजा के द्वारा वृक्षों को काटने का आदेश वापस लेने पर यह आंदोलन समाप्त हो गया। ओके। आगे देखते हैं हम चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आइए हम आपको दिखाते हैं। चिपको आंदोलन बिश्नोई आंदोलन से ही प्रेरित था। यह आंदोलन भी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर 1773 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व चंदी प्रसाद भट्ट और उनके सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। एंड चिपको आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। चिपको आंदोलन में वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा की गई थी। ओके। आगे देखते हैं शांति घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन, यह आंदोलन केरल के शांत घाटी में 1973 से 1980 ईस्वी के मध्य चला था। एंड शांत घाटी आंदोलन शांत घाटी में कुंज नदी पर बनाए जा रहे बांधों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। सरकार के द्वारा परियोजना रद्द किए जाने पर यह आंदोलन समाप्त हो गया था। यह आंदोलन आदिवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया था। आगे देखते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 ईस्वी में वर्तमान राज्य में झारखंड में हुआ था। ओके। यह आंदोलन पत्रकार वासवी के नेतृत्व में चलाया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन पारंपरिक साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर सागौन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में किया गया था। ओके। आगे देखते हैं। नवदान्य आंदोलन। ओके। ये हम नवदान्य आंदोलन के बारे में देखते हैं। नवदान्य आंदोलन जो हमारा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1982 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व वंदना शिवा के द्वारा किया गया था।
इस आंदोलन में जैविक कृषि, जैविक उर्वरक और जैविक बीज के प्रयोग पर बल दिया गया था। यह आंदोलन 1984 ईस्वी में एनजीओ में बदल दिया गया था। ओके, आगे देखते हैं हम अपिको आंदोलन के बारे में। अपिको आंदोलन 1983 ईस्वी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। इसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसमें महिलाओं के द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी। एंड इस आंदोलन का जो नेतृत्व है पांडुरंग हेगड़े के द्वारा किया गया था। ओके, अपिको आंदोलन का जो नेतृत्व है पांडुरंग हेगड़े के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हमारा हुआ था 1989 ईस्वी में आदिवासियों के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैल गया था। नर्मदा नदी पर बनाए गए जो बांध है उसके विरोध पर यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ओके, इसका जो नेतृत्व है बाबा आमटे, मेधा पाटकर व अरुंधति राय के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं मैती आंदोलन। मैती आंदोलन के बारे में आइए हम देखते हैं, ब्रीफ करते हैं। मैती आंदोलन जो हमारा है इसका प्रारंभ 1994 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में हुआ था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है महान पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत के द्वारा किया गया था। इसमें बेटी के नव दाम्पत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों का नया जीवन प्रदान करना रखा गया था। ओके, यानी कि जब किसी की शादी होती थी तो वहाँ पे वृक्ष लगाए जाते थे। ओके, आगे अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में। ये देखते हैं महत्वपूर्ण संस्थान, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे IUCN विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WWF UNEP। ओके, IUCN का जो स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में हुआ था। एंड यह सामान्य संरक्षण से संबंधित था। एंड इसे बाद में विशेष संरक्षण के तौर पर बदल दिया गया था जो कि 1963 ईस्वी में। एंड इसमें जो हमारा आता है रेड डाटा सूची, पिंक डाटा सूची, ग्रीन डाटा सूची, आप सभी लोग इससे बिल्कुल परिचित होंगे। रेड डाटा सूची में जो रहते हैं विलुप्त प्राय संकटापन्न जीव रहते हैं। पिंक डाटा सूची में आक्रामक संकटापन्न जीव रहते हैं। एंड जो ग्रीन डाटा सूची रहती है दोनों सूचियों से बाहर के जीव इसमें रहते हैं। ओके, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो इनका आयोजन हुआ था 1950 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, WWF का जो आयोजन हुआ था मतलब संस्थान बना था 1961 ईस्वी में। यह समान संरक्षण से संबंधित है, आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करना। UNEP का जो 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वार्षिक अध्ययन जारी करना, किसी संस्थान के बीच के तनाव को दूर करना जो इसका है काम होता है। ओके, आगे हम वन बाय वन सभी को डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम IUCN। ठीक है, हम सबसे पहले IUCN के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है। ओके, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी जो स्थापना है 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। IUCN का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस संस्था के द्वारा अपने स्थापना के दिनों से जीवों को सामान्य संरक्षण दिया जाता है। 1963 ईस्वी से इसके द्वारा जीवों का विशेष संरक्षण प्रारंभ करते हुए 3 प्रकार के पत्र जारी करना प्रारंभ किया गया था। रेड डाटा सूची जो हमारा है, पिंक डाटा सूची है, ग्रीन डाटा सूची है। इसमें अभी हमने बताया जैसे कि रेड डाटा सूची में विलुप्त प्राय जीव आते हैं, असुरक्षित जीव, आक्रामक संकटापन्न जीव जो आते हैं पिंक डाटा सूची में। ग्रीन डाटा सूची में उपयुक्त दोनों सूचियों से बाहर के जीव आते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी जो स्थापना है 23 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था।
हम प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान शहर का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। आगे देखते हैं। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम की दशाओं का अध्ययन किया जाता है और पूर्वानुमान लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विश्व वन्यजीव कोष। विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF का फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ओके, तो विश्व वन्य जीव कोष है इसका फुल फॉर्म। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 2014 ईस्वी से 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व वन्यजीव कोष दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है एंड 2014 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। ओके, आइए देखते हैं आगे। और 2021 की जो थीम इसकी रखी गई थी आजीविका रखा गया था। वन और आजीविका इसकी थीम रखी गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। इसका जो मुख्य कार्य है वन्यजीव को समान संरक्षण प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्रियाकलाप का संपादन करना है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आइए इसके बारे में हम बिल्कुल डिस्कशन करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो स्थापना है स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 ईस्वी में किया गया था। इसका वर्तमान मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन करना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण होता है किन किन कारकों से होता है एंड इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ओके, सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण हम देखते हैं कि कितने प्रकार से होता है। एक होता है जो कि अवनयन, एक होता है प्रदूषण। ठीक है, जैसे जो प्रदूषण कहलाता है वो मानव के द्वारा जो क्षति होती है प्रकृति से उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, एंड जो प्राकृतिक रूप से होता है उसको अवनयन कहते हैं। आगे देखते हैं। जो पर्यावरण अवनयन की हम परिभाषा बता देते हैं आपको। जब प्राकृतिक या प्राकृतिक और मानव जनित क्रियाकलापों से पर्यावरण को क्षति उत्पन्न होती है तो पर्यावरण अवनयन कहलाता है। यानी कि जब पर्यावरण को प्राकृतिक और मानव जनित क्रियाकलापों से हानि होती है तो उसे पर्यावरण अवनमन कहलाता है। जैसे वनाग्नि, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात इत्यादि। ओके, आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। अभी हमने देखा कि पर्यावरण अवनयन, अब देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जब केवल मानव जनित क्रियाकलापों से पर्यावरण को क्षति उत्पन्न होता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। जैसे उद्योग धंधों द्वारा पर्यावरण को क्षति, जीवाश्म ईंधनों का दहन, यातायात के संसाधनों द्वारा जो प्रदूषण होता है ये पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। आगे देखते हैं हम प्रदूषक। ओके, अब हम देखते हैं प्रदूषक। जैसे कि प्रदूषक से आप लोगों को क्या लग रहा है कि जिससे प्रदूषण होता है, राइट। हमारे पर्यावरण के वे कारक जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है वे प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कीटनाशक इत्यादि। अब प्रदूषक के हम प्रकार देख लेते हैं। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। प्रदूषक जो है इसके प्रकार उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखते हैं तो 2 प्रकार हैं, एक प्राथमिक है, एक द्वितीयक है। ओके, एंड प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं वे प्रदूषक जो पर्यावरण में उपस्थित होकर अपने स्वतंत्र प्रभाव से प्रभावित करने लगते हैं वे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन इत्यादि।
द्वितीयक प्रदूषक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पर्यावरण के वे कारक जो किसी अन्य कारक से अभिक्रिया करके अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं वे द्वितीयक कारक कहलाते हैं, जैसे कोहरा, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। यानी ये दूसरे के द्वारा अभिक्रिया करके यानी कि रिएक्शन करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। अब आगे देखते हैं प्रदूषक के जो प्रकार हैं। निस्तारण के आधार पर प्रदूषक के जो प्रकार हैं कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक है अपघटनीय, एक है अनपघटनीय। अपघटनीय जो होता है हमारा आसानी से अपघटित हो जाता है, जैसे जंतु जगत व वनस्पति जगत के अवशेष होते हैं। ओके। एंड जो अनपघटनीय होता है आसानी से अपघटित नहीं होता। ओके, जैसे कि प्लास्टिक का थैला, बोतल इत्यादि। आगे देखते हैं कि हम अनपघटनीय के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं। ये अनपघटनीय प्रदूषक के जो एक्सप्लेनेशन है, वे प्रदूषक जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता वह अपघटनीय प्रदूषक कहलाता है, जैसे वनस्पति जगत व जंतु जगत के शरीर के अवशेष, बाहित मल, रसोई घरों के कचरे इत्यादि। सॉरी, यहाँ पे आप लोग एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि जो नहीं होता है होता है, ठीक है। यानी कि वे प्रदूषक जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित होते हैं वह अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अनपघटनीय प्रदूषक। जो अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं किया जा सकता वह अनपघटनीय प्रदूषक कहलाता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं जिसको अपघटित होने में अपेक्षाकृत लंबा समय लगता है अनपघटनीय प्रदूषक कहलाता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, शीशा, पारा, प्लास्टिक की थैलियाँ, ओके, etc। आगे देखते हैं कोशिकीय प्रदूषक। कोशिकीय प्रदूषक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये भी प्रदूषक का एक प्रकार है। वायुमंडल में तैरते हुए छोटे छोटे कण कणकीय प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि राख हो गया, बालू के कण, मृदा के कण, कार्बन के कण इत्यादि। ओके, आगे देखते हैं हम वायु प्रदूषक। ठीक, वायु प्रदूषक के बारे में आइए हम देखते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो वायुमंडल में एक निश्चित अनुपात के रूप में विद्यमान है। इन्हीं अनुपात में किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन जो मिश्रण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देता है वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अब हम वायु प्रदूषण के कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम दम घोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा जो प्रदूषक है वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका जो पूरे प्रदूषण में 50% का योगदान होता है, ठीक है। एंड इसका जो उत्सर्जन होता है अपूर्ण दहन से होता है, जैसे कि लकड़ी व कोयलों का दहन, जीवाश्म ईंधनों का दहन, कल कारखानों में होने वाला दहन, यातायात साधनों द्वारा होने वाले दहन, सिगरेट का दहन। आइए थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड को पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रदूषक कहा जाता है, जिसका अकेले प्रदूषण में 50% का योगदान होता है। इसका जो उत्सर्जन वस्तुओं के अपूर्ण दहन के द्वारा होता है, जैसे लकड़ी व कोयले का दहन, जीवाश्म ईंधनों का दहन, कल कारखानों में होने वाला दहन, यातायात के साधनों में होने वाला दहन, सिगरेट की धुएं इत्यादि द्वारा होता है। एंड यह गैस जब मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वह हीमोग्लोबिन के साथ तीव्र क्रिया कर लेती है, जिसे ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज़्यादा क्रिया करती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्तचाप घटने लगता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति को घुटन होने लगता है, इसलिए इसे दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दम घोंटू गैस किसे कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस कहा जाता है। ओके, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को खांसी, दमा, घुटन जैसी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। इसकी रोकथाम के उपाय के रूप में सूर्य के ताप का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग, CNG व LPG का प्रयोग इत्यादि किया जा सकता है, ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन है वो कम हो, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। ये भी वायु प्रदूषण का एक कारक है। इसे हम स्टोन कैंसर या क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो नाम उपनाम है, स्टोन कैंसर व क्रैकिंग गैस। दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, 20% इसका योगदान है। इसका जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, आपको भी बिल्कुल डिस्कशन करते हैं यहाँ पे आगे चल के कि हाँ इसका उत्सर्जन कैसे होता है, इसका प्रभाव क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड का पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है, जिसका जो प्रदूषण में 20% का योगदान होता है। इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से तेल शोधनशालाओं द्वारा होता है। इसके अलावा इसका उत्सर्जन ज्वालामुखी विस्फोट, कोयले के दहन, यातायात के साधनों में होने वाला दहन, कल कारखानों द्वारा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में ऊंचाई पर उठती है तो वह जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेती है और वह सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह अम्ल वर्षा जब वनस्पति जगत पर होता है तो वह झुलस जाते हैं, मनुष्यों की त्वचा पर बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, पत्थर खुरदुरे हो जाते हैं। ठीक है, यदि सल्फर डाइऑक्साइड सीधे मनुष्यों के शरीर पर में प्रवेश करती है तो इससे आंखों में जलन, खांसी, दमा व हृदय कैंसर के रोग की समस्या जो है जन्म लेने लग जाती है। यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस सीधे मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाए तो इससे हृदय का कैंसर एंड आंखों में जलन होने की, खांसी, दमा की बीमारियां जो हैं धीरे धीरे पैदा होने लग जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह गैस वनस्पति जगत को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। इससे हरे पेड़ पौधों में वृद्धि विकास से अवरुद्ध हो जाता है। इस गैस के प्रभाव के परिणाम स्वरूप पत्थर अपनी चमक खो देते हैं, उनके रंग में परिवर्तन हो जाते हैं और वे चिटक जाते हैं। इसलिए इसको क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। एंड यही कारण है कि आगरा के ताजमहल का जो रंग है परिवर्तित हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके रोकथाम के उपाय के रूप में तेल शोधनशाला में फिल्टर का प्रयोग व अन्य मार्ग अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ओके, हम नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के बारे में देखते हैं कि जो वायु प्रदूषक का नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, इनका जो उत्सर्जन होता है एंड इनका प्रभाव जलवाष्प पे क्या पड़ता है, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, अम्ल वर्षा क्या होती है, आगे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसका PDF आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। आगे देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो निर्माण है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आपसी अभिक्रिया के द्वारा होता है। इसका उत्सर्जन लकड़ी व कोयले के दहन, जीवाश्म ईंधनों के दहन, कल कारखानों में होने वाला दहन, यातायात के साधनों में होने वाले दहन के द्वारा होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ऊपर उठते हैं तो नमी के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अम्ल जब वनस्पति जगत पर गिरता है तो वह मुरझा जाते हैं और मनुष्यों की त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और तीव्र जलन के साथ खुजली होने लग जाती है। ठीक है, एंड इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको ये वाला है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वायुमंडल में ऊंचाई पर ऊपर उठते हैं तो नमी के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अम्ल के प्रभाव से पत्थर अपनी चमक खो देता है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड जब मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करती है तो इसमें मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, छोटे बच्चों में निमोनिया, वयस्कों में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जन्म लेने लग जाती हैं। इसका जो रोकथाम का उपाय है हमारा, सूर्य के ताप का प्रयोग करना चाहिए, जो दहन होता है, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, CNG व LPG का प्रयोग किया जा सकता है ताकि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है इनका उत्सर्जन बहुत कम हो। ओके, अगला देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम। आप सभी लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड
का मतलब उत्सर्जन कैसे होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, आइए देखते हैं वन बाय वन। कार्बन डाइऑक्साइड का जो दहन होता है, जैसे देख सकते हैं लकड़ी का दहन, कोयले का दहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, कल कारखानों में जो दहन होता है, ताप विद्युत घर में जो दहन होता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ठीक है, आइए हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं एक एक टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है देख पा रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वायुमंडल की एक सकारात्मक गैस है जो जंतु जगत के श्वसन द्वारा उत्सर्जित होती है और वनस्पति जगत द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसका जो उत्सर्जन अन्य स्रोतों में लकड़ी व कोयलों के दहन, जीवाश्म ईंधनों के दहन के द्वारा होता है, कल कारखानों, यातायात के साधनों द्वारा होता है। CO2 के वायुमंडल में अधिक मात्रा में होने से ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत जो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, परंतु वह ऊष्मा वापस नहीं जा पाती है, इसलिए पृथ्वी की जो निचला मंडल है गर्म हो जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि शॉर्टकट में हम कहते हैं CFC। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि CFC का फुल फॉर्म क्या है, तो CFC का जो फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, आगे देखते हैं इसका जो निर्माण होता है क्लोरीन फ्लोरीन प्लस कार्बन के संयुक्त अभिक्रिया द्वारा होता है। जो इसका उत्सर्जन होता है ठंडा करने वाला जो संयंत्र होता है, स्प्रे मशीन, जेट विमान, रॉकेट, इनके द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। आइए देखते हैं हम, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग कि इसका जो निर्माण है क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन की आपसी अभिक्रिया द्वारा होता है। इसका जो उत्सर्जन मुख्य रूप से ठंडा करने वाले संयंत्र व स्प्रे करने वाली मशीन और जेट विमान के संचालन के द्वारा होता है। यह गैस जब मनुष्यों के शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इससे लंबी खांसी, दमा, हृदय से संबंधित बीमारियां जन्म लेने लग जाती हैं। CFC जब ऊंचाई के साथ ऊपर उठती है तो वह ओजोन परत के अणुओं को विभाजित कर देती है, जिससे ओजोन परत का विघटन होने लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ओजोन परत के विघटन से पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचने लग जाती हैं, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को जन्म देती है। ठीक है, आगे देखते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। अब हम पढ़ते हैं कि वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो वनस्पति जगत पे कैसे पड़ता है, जंतु जगत पे कैसे पड़ता है, एंड भौतिक जगत पे कैसे पड़ता है इनका प्रभाव। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि वनस्पति जगत पे वायु प्रदूषण का है क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या नकारात्मक है क्या सकारात्मक है। ठीक है, आइए देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश का जो संश्लेषण है उपयुक्त ढंग से नहीं कर पाते हैं। वनस्पति जगत पे इसका वायु प्रदूषण का एक नकारात्मक उपाय है। प्रदूषित वायु वाले वातावरण में पेड़ पौधों का वृद्धि विकास जो है रुक जाता है। प्रदूषित वायु वाले वातावरण में अम्ल वर्षा होती है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। अगला देखते हैं, प्रदूषित वायु वाले वातावरण में जो पौधों से तैयार उत्पाद में आवश्यक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं जंतु जगत के बारे में। खांसी का आना, दमा, हृदय कैंसर, हार्ट अटैक, त्वचा पर छाले, त्वचा में झुर्रियाँ, बालों का पकना, चिड़चिड़ापन, तनाव जैसी बीमारियां जो है वो जन्म लेने लग जाती हैं। वायु प्रदूषण का जो जंतु जगत पर प्रभाव पड़ता है। अब भौतिक जगत पे हम देख लेते हैं। भौतिक जगत पर जो प्रभाव होता है कि जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, पत्थरों में चमक का समाप्त होना, अन्य पत्थरों का टूटना यानी कि चटकना। ठीक है, आगे देखते हैं वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपाय कि वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए। दहन के लिए सोलर हीटर का उपयोग करने पर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करने से वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। CNG का प्रयोग करेंगे फिर भी वायु प्रदूषण कम होगा। LPG का प्रयोग करने से भी वायु प्रदूषण कम होता है। अनावश्यक कूड़ों कचरों को ना जलाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण के बारे में आइए हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देते हैं। जैसे कि जल प्रदूषण देख पा रहे होंगे आप, हाइड्रोजन के 2 अणुओं और ऑक्सीजन के 1 अणुओं के संयोग से जल का निर्माण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जल का निर्माण है कैसे होता है। तो
वो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से जो संयोग होता है इनका, इससे जल का निर्माण होता है। जल जीवन की प्राथमिक इकाई के रूप में जाना जाता है। जल में स्वयं को शुद्धिकरण करने की क्षमता पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जल में स्वयं को शुद्धिकरण करने की क्षमता पाई जाती है, परंतु उसमें तत्वों का इस प्रकार मिल जाना जिससे जल के स्वाभाविक गुण में परिवर्तन हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं, जल प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत है, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक मानव जनित स्रोत होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्राकृतिक जो कि नेचर के द्वारा होता है, मानव जनित स्रोत जो कि मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं। जो प्राकृतिक स्रोत है जैसे कि भूस्खलन है, विघटित व वियोजित जैविक पदार्थ, ज्वालामुखी विस्फोट, अम्ल वर्षा इत्यादि के द्वारा होता है। ओके, एंड देखिए, जल प्रदूषण के जो प्राकृतिक स्रोत से तात्पर्य है प्राकृतिक कारणों से जल में उत्पन्न प्रदूषक व जल के स्वाभाविक गुणधर्म में परिवर्तन से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मानव जनित जो जल प्रदूषण के स्रोत हैं कैसे होते हैं। उद्योग धंधे, कल कारखानों से निकले प्रदूषक का जल में बह जाना, जीवाश्म अवशेषों का जल में बहाया जाना, बाहित मल, डिटर्जेंट। जल प्रदूषक के मानव जनित स्रोत से तात्पर्य मानवों के द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिनसे जल के स्वाभाविक गुणधर्म में परिवर्तन आ जाए, मानव जनित जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे दोनों में एक जो खास अंतर है कि जो प्राकृतिक जल प्रदूषण होता है वह प्राकृतिक रूप से जल में जो स्वाभाविक गुणधर्म में परिवर्तन आता है उसे हम प्राकृतिक जल प्रदूषण कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जो जल प्रदूषण होता है, और जो मानव जनित होता है इसमें अगर मानव के क्रियाकलापों से जो जल में उसकी जो स्वाभाविक गुणधर्म में परिवर्तन आ जाता है उसे हम मानव जनित स्रोत के द्वारा जो जल प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण के हम प्रतिकूल प्रभाव के बारे में देखते हैं। जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव, ठीक है, जैसे कि देखते हैं एस्टेबेस्ट, इसको क्या कहते हैं, अभ्रक। ठीक है, या प्लास्टिक के रेशे की तरह होता है जो कि अशुद्ध है, इससे बीमारियां मतलब जन्म लेती हैं, जैसे कि एस्टेबेस्टिस। ठीक है, एस्टेबेस्टिस इसकी बीमारी है। जब जल में अभ्रक व प्लास्टिक के रेशे मिल जाते हैं तो इसे एस्टेबेस्टिस कहा जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस के युक्त जल के स्रोत से एस्टेबेस्टिस नामक बीमारी जन्म लेती है। इससे खांसी आना, दमा, हृदय गति का बढ़ जाना व हृदय कैंसर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। एंड जब जल में पारा मिल जाता है, ठीक है, जल में अगर पारा मिल जाए तो क्या क्या बीमारियां होती हैं। यदि जल में पारा मिल जाता है तो इसके सेवन से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। आंगिक संवेदनशीलता कम, सुनाई देना, कम दिखाई देना व मानसिक असंतुलन जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। यदि शरीर के अंदर पारा चला जाता है तो उससे जानते हो विभिन्न बीमारियां आती हैं, जैसे जो आंगिक संवेदनशीलता होती है कम हो जाती है। ठीक है, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है व मानसिक असंतुलन जो है संतुलन बिगड़ जाता है। सीसा, यदि जो जल में सीसा मिल जाए तो जो इसका सेवन अगर व्यक्ति कर लेता है तो इसमें एनीमिया नामक बीमारी जन्म लेती है। ठीक है, इससे रक्त में लौह तत्व की कमी हो जाती है। इसके अलावा सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और मसूड़ों में नीलापन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। आगे देखते हैं कि नाइट्रेट। ओके, नाइट्रेट के बारे में देखते हैं। यदि जल में नाइट्रेट मिला हुआ है तो इसके सेवन से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जन्म लेती है। इससे बालक के शरीर में ऑक्सीजन की कमी, शरीर में नीलापन पड़ना जैसे बीमारियां जन्म लेती हैं। एंड दमा वाली बीमारी भी, नाइट्रेट अगर मिल जाता है जल में तो उससे दमा भी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, आगे देखते हैं। कैडमियम, यदि जल में कैडमियम धातु मिला हुआ है तो इसके सेवन से इटाई नामक रोग जन्म लेता है। इससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, आंत व गुर्दे में समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। ओके, आगे देखते हैं। आर्सेनिक,
यदि किसी व्यक्ति द्वारा आर्सेनिक मिले हुए जल का सेवन कर लिया जाए तो इससे रक्त कैंसर की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। एंड जल प्रदूषण के जो मापन है, कैसे मापा जाता है जल प्रदूषण, आइए देखते हैं। जो पहला हमारा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD। जिस जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है वह जल उतना ही शुद्ध माना जाता है। गंगा में BOD का मापन प्रत्येक 5 दिन पर किया जाता है, इसलिए इसे BOD 5 कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि COD। जल में ऑक्सीजन के साथ निश्चित मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसकी संपूर्ण उपस्थिति जल की शुद्धता को प्रदर्शित करती है। जल में इन्हीं तत्वों का ऑक्सीजन के साथ पता लगाना COD मापन कहलाता है। ओके, अब आगे हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। अभी तक हमने प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। देखिए ध्वनि क्या होता है। कंपन के मापन के स्वरूप उत्पन्न सामान्य आवाज़ ध्वनि कहलाता है। शोर किसे कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता का इस प्रकार आना कि अप्रिय लगने लगे तो वह शोर कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण, जब कोई ध्वनि सामान्य रूप से बेचैनी व तनाव उत्पन्न करने लगे तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण का जो मापन होता है, आइए हम देखते हैं कि मापन कैसे किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है उसकी जो तीव्रता है एंड आवृत्ति है, ठीक है। तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। एंड जो इसका सिंबल है, डेसिबल को dB से में यहाँ पे शो करते हैं एंड हर्ट्ज को HZ से करते हैं। ओके, आगे देखते हैं ध्वनि की तीव्रता का जो मापन है डेसिबल में किया जाता है और यह किसी माध्यम से उत्पन्न प्रत्यक्ष ध्वनि होती है। जैसे आमने सामने बातचीत जो होती है इसको हम तीव्रता यानी कि डेसिबल में नापते हैं। एंड जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति के बारे में देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति का मापन सदैव हर्ट्ज में किया जाता है। जो किसी माध्यम की अप्रत्यक्ष ध्वनि होती है, जैसे कि अप्रत्यक्ष ध्वनि होती है, जैसे कि लाउड स्पीकर की ध्वनि। ध्वनि की औसत चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की गति सदैव ठोस में सर्वाधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ध्वनि प्रदूषण में जो WHO का मानक है, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। सोते समय कितना होना चाहिए? 35 डेसिबल होना चाहिए। जागते समय 45 डेसिबल होना चाहिए, जो मानक होता है WHO का ध्वनि प्रदूषण का। रात में सोते समय व्यक्ति के समीप किसी भी दशा में 35 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होना चाहिए। जागते समय व्यक्ति के समीप किसी भी दशा में 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मानक है, इनका क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी दशा में 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारित नहीं होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में रात्रि के समय किसी भी दशा में 70 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं व्यापारिक स्रोत, ठीक है। इन क्षेत्रों में दिन के समय किसी भी दशा में 65 डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारित नहीं होनी चाहिए। व्यापारिक क्षेत्रों में 65 डेसिबल से अधिक जो है ध्वनि नहीं होनी चाहिए दिन में। ओके, एंड जो रात में है 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी दशा में। अब आवासीय क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, आवास रहता है। यहाँ पे दिन के समय किसी भी दशा में 55 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। एंड रात्रि के समय, ठीक है। एंड यहाँ पे रात्रि के समय हम देखते हैं कि दिन के समय 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड रात के समय 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आवासीय क्षेत्रों में। ओके, आगे देखते हैं शांत क्षेत्र या शांत क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे शांत बिल्कुल रहता है वहाँ पे जो दिन के समय किसी भी दशा में 55 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि नहीं होनी चाहिए एंड रात्रि के समय 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए शांत क्षेत्र में। ध्वनि के अन्य सामान्य मानक हैं, आइए उनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जी, हॉस्टल, सम्मेलन कक्ष, मीटिंग रूम में 35 से 45 डेसिबल होना चाहिए। कोर्ट, निजी कार्यालय, पुस्तकालय में 40 से 45 डेसिबल होना चाहिए।
सार्वजनिक कार्यालय, बैंक, स्टोर में 45 से 50 डेसिबल होना चाहिए। रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल में 50 से 55 डेसिबल होना चाहिए। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोत हैं जो कि महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे कि जैविक स्रोत है एंड कृत्रिम स्रोत आता है। हम जैविक स्रोत के बारे में देखते हैं। आदि में पौधों वृक्षों से उत्पन्न सरसराहट की जो ध्वनि होती है, शेर का दहाड़ होता है, हाथी का चिंगारना होता है, कुत्तों का भौंकना होता है एंड मनुष्यों का रोना, ये हमारे जैविक स्रोत में आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कृत्रिम स्रोत। उद्योग धंधों, कल कारखानों के संचालन के द्वारा जो ध्वनि होती है, कृत्रिम स्रोत से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, यातायात के साधन द्वारा जो ध्वनि होती है, वायुयान से उड़ने से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, कृत्रिम स्रोत से होता है। गीत संगीत का संचालन भी कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ग्रीन मफलर। सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे कतारबद्ध ढंग से पेड़ पौधों को लगाकर ध्वनि रोकना ही ग्रीन मफलर कहलाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो रास्ते होते हैं, रास्तों के किनारे, नहर के किनारे, रेलवे की लाइनों के किनारे जो है एक पेड़ लगा दिए जाते हैं लाइन से, जिनका उपयोग होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण है कम करते हैं। इन्हें ग्रीन मफलर कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध जो है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पर्यावरण और मानव के मध्य का जो संबंध होता है, हम देखते हैं आखेटक काल में क्या संबंध था, जिसे हम शिकारी काल के नाम से जानते हैं या आदि मानव काल के नाम से भी जाने जाते हैं। पर्यावरण और मानव के मध्य जो आखेटक काल का संबंध था, वह पाता दाता का संबंध था, यानी कि भौतिक मानव का। ठीक है, पशुपालन काल में जो पर्यावरण और मानव का संबंध था, रूपांतरकर्ता या सहायक का संबंध था। उस समय जो मानव था वह सामाजिक मानव था। ठीक है, कृषि काल में परिवर्तनकर्ता का संबंध था। उस समय का जो मानव था आर्थिक मानव था। ठीक है, प्रौद्योगिकी काल का जो संबंध था वह विध्वंसनकर्ता या विनाशकर्ता का संबंध था, जो कि प्रौद्योगिक मानव था। अब आइए इन सभी टॉपिकों को हम वन बाय वन बिल्कुल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखेटक काल। ठीक है, आखेटक काल के बारे में देखते हैं। यह पर्यावरण का प्रथम काल था। इसे शिकारी काल अथवा आदिमानव काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में मनुष्य पर्यावरण के अन्य कारकों की भांति एक कारक था, इसलिए इसका पर्यावरण के साथ संबंध कारक का बना। इस काल का मनुष्य अपने समस्त जरूरतों को पर्यावरण से प्राप्त करता था और अपनी क्रियाकलापों से पर्यावरण में सहयोग प्रदान करता था, इसलिए इसे पाता दाता मानव की संज्ञा प्रदान की गई और इस काल के मानव को भौतिक मानव भी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं पशुपालन काल। यह पर्यावरण का दूसरा काल है। इस काल में मानव सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ रूपांतरकर्ता या सहायककर्ता का संबंध बना। समूह में रहने के कारण इस काल के मानव को सामाजिक मानव कहा जाता है। आगे देखते हैं कृषि काल। ठीक है, यह पर्यावरण का तीसरा काल है। इस काल में मनुष्य सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ या परिवर्तन करना प्रारंभ किया था, इसलिए इसका पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। ठीक है, आगे देखते हैं आजीविका के साधनों को जुटाने के कारण इसे आर्थिक मानव भी कहा जाता है। जो कृषि काल का मानव है उसे हम आर्थिक मानव भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रौद्योगिकी काल। यह पर्यावरण का वर्तमान काल है। ठीक है, जो प्रौद्योगिकी काल है यह पर्यावरण का वर्तमान काल है। इस काल में मनुष्य को उसके पर्यावरण के साथ विध्वंसक या विनाशक का संबंध बना। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पर्यावरण की जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, पर्यावरण की देखिए जो अवधारणाएं हैं, पहली अवधारणा नियतवादी है, दूसरी संभववादी है, तीसरी नवनियतवादी है, चौथी है परिस्थितिकी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं नियतवादी में जो श्रेष्ठ प्रकृति श्रेष्ठ है, मनुष्य जो गौण है। संभववादी में मनुष्य श्रेष्ठ है, प्रकृति गौण है। नवनियतवादी में मध्यस्थता है, यानी कि सतत विकास यानी कि धारणीय विकास है। ओके,
एंड जो पारिस्थितिकी अवधारणा, इसमें श्रेष्ठ प्रकृति है, मनुष्य प्रकृति का भाग है। ओके, अब आइए हम इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि नवनियतवादी अवधारणा जो हमारी पहला टॉपिक है, यह अवधारणा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और मनुष्य को गौण मानती है। इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य उसके हाथ का खिलौना है। ओके, अगला जो हमारा, इस अवधारणा को पर्यावरणीय उपागम के नाम से भी जाना जाता है। अगली अवधारणा हमारी है संभववादी अवधारणा। यह अवधारणा मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है और प्रकृति को गौण मानती है। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य परिवर्तनशील है, जो प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है। यह अवधारणा विज्ञानवाद व प्रयोगवाद पर बल प्रदान करती है। आगे देखते हैं हम नवनियतवादी अवधारणा। ठीक है, यह अवधारणा उपयुक्त दोनों अवधारणाओं की श्रेष्ठता को अस्वीकार करती है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए, परंतु जब नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे तो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। ठीक है, नवनियतवादी अवधारणा का जो मानना है, जब मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन जब उसे लगे कि प्रकृति पर इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे प्रकृति के अनुकूल ढल जाना चाहिए। ठीक है, इस अवधारणा का सतत विकास वाली अवधारणा भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम पारिस्थितिकी अवधारणा। इसका पहला टॉपिक है, यह अवधारणा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और मनुष्य को प्रकृति का ही एक अंग मानती है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन इसलिए कर पाता है क्योंकि प्रकृति मनुष्य को परिवर्तन करने का अवसर प्रदान करती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रकृति का अवधारणा है, उनका मानना है कि मनुष्य जो प्रकृति में परिवर्तन इसलिए कर पाता है क्योंकि प्रकृति उसे अवसर देती है कि तू हम इसमें परिवर्तन करो, मॉडिफिकेशन करो। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो पारिस्थितिकी स्टार्ट होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी शब्द है, ग्रीक भाषा के ओइकस एंड लोगोस शब्द से मिला है। ओइकस का अर्थ होता है रहने का स्थान, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो जीवों के स्थान का जो अध्ययन करना होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। सर्वप्रथम जो प्रयोग है अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। इनकी जो पुस्तक है जनरल मॉर्फोलॉजी देन ऑर्गेनिज्म, जो कि 1866 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। ओके, आइए देखते हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं इसका। पारिस्थितिकी की अंग्रेजी जो है इकोलॉजी है, जो ग्रीक भाषा के ओइकस और लोगोस से मिलकर बनी होती है, जिसका क्रमशः अर्थ रहने का स्थान और अध्ययन करना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पर्यावास क्या होता है, निकेट क्या होता है। ठीक है, पर्यावास एंड निकेट। पर्यावास एंड निकेट का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। पर्यावास होता है जीव का आवास। ठीक है, एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। एंड निकेट जो होता है भिन्न भिन्न जीवों का जो पर्यावास एक हो सकता है। ओके, आइए हम इनको डिस्कशन करते हैं कि पर्यावास क्या होता है। पर्यावास में जीवों का आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है। पर्यावास एक व्यापक शब्द है जो कि किसी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न आवासों के समूह द्वारा निर्मित होता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, जैसे हाथी और शेर का पर्यावास जंगल है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग भी हो सकता है, जैसे शेर जंगल में और व्हेल समुद्र में निवास करती है। पर्यावास के 3 घटक पाए जाते हैं, जल, भोजन और आश्रय। ठीक है, आगे हम देखते हैं निकेट क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी देखा कि निकेट का मतलब क्या होता है, तो आइए मैं बताता हूँ। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होगी। अतः किसी भी जीव की कार्यात्मक इकाई उसका निकेट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है,
इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग हुआ था शब्द 1935 ईस्वी में एजी टॉन्सले ने किया था। ठीक है, आइए इनका हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। किसी भी जीव की प्राकृतिक और उसकी कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटक के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की जो व्याख्या है सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में एजी महोदय ने किया था। ओके, आगे देखते हैं परितंत्र के प्रकार, प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक परितंत्र क्या होता है। सौर किरण पर आश्रित होता है जो कि वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित होता है। मानव निर्मित जो परितंत्र है सौर किरण पर आश्रित भी होता है, जीवाश्म ईंधन पर आश्रित भी होता है। ये इनका डिस्कशन करते हैं हम। पहला हेडिंग हमारा प्राकृतिक परितंत्र। ठीक है, जो कि सौर किरण पर आश्रित जैसे समुद्र, नदियाँ, वन, घास के मैदान। एंड इनका जो वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित है जैसे कि ज्वार, नदमुद, वर्षा। ओके, अब हम देखते हैं कि मानव निर्मित परितंत्र सौर किरण पर आश्रित और जीवाश्म ईंधन पर आश्रित। ठीक है, जो सौर किरण पर जैसे आश्रित हमारे तालाब, अन्य खेत हो गए। जीवाश्म ईंधन पर आश्रित है शहरी परितंत्र, ग्रामीण परितंत्र। ठीक है, अब परितंत्र के घटक हम देखते हैं। परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं। ठीक है, परितंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। पहला हमारा उत्पादक है, जैविक में उपभोक्ता आता है और अपघटक आता है। ठीक है, अजैविक में आता है भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। हम देखते हैं उत्पादक, वनस्पति जगत से जो पौधों का होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे जो एक पेड़ होता है अस्वापोषी जीव होता है, CO2 लेता है यानी सूर्य से ऊर्जा लेता है, नीचे से अपना मतलब मृदा के तौर पे जल, खनिज ना अवशोषित करता है। ठीक है, आइए हम उत्पादक के बारे में चर्चा करते हैं। परितंत्र के उत्पादक वर्ग से तात्पर्य वनस्पति जगत से होता है, अर्थात इनसे तात्पर्य पौधों से होता है। यानी कि जो परितंत्र के उत्पादक वर्ग से तात्पर्य है वनस्पति जगत से होता है, अर्थात इनसे जो तात्पर्य पौधों से होता है। पौधे ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं और CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसी कारण इन्हें स्वापोषी जीव भी कहा जाता है। परितंत्र के उत्पादक वर्ग को प्रकृति का प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए उपभोक्ता। उपभोक्ता आप जानते होंगे 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक जो होते हैं हमारे शाकाहारी जैसे गाय, भैंस आदि, मांसाहारी शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी जो होते हैं मनुष्य होता है, कुत्ता होता है इत्यादि। अब देखिए प्राथमिक जो उपभोक्ता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में देखते हैं। ये हमारे परितंत्र के वे घटक है जो भोजन के रूप में पौधों या इसके किसी भाग का ग्रहण करते हैं। ये प्राकृतिक के प्रथम पोषण प्राप्तकर्ता माने जाते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन इत्यादि। अब द्वितीयक उपभोक्ता देखते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के रूप में केवल मांस का प्रयोग करते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता कहे जाते हैं जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता देखते हैं। तृतीयक उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे जीव से हैं जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं जैसे मनुष्य, मोर, सांप, कुत्ता इत्यादि। ओके, आगे देखते हैं हम अपघटक। अपघटक के बारे में चर्चा करते हैं। पोषण का चक्रदाता हम जिसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपघटक के बारे में। परितंत्र के जो अपघटक हैं इनसे जो तात्पर्य ऐसे जीव से होता है जो मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत को सड़ा गलाकर ह्यूमस यानी कि कार्बन प्लस पोषण में बदल देते हैं। इसमें मुख्य रूप से कवक और शैवाल आते हैं। इन्हें पोषण का चक्रण दाता भी कहा जाता है। इन्हें अपरभोधी भी या मृत पोषी जीव कहा जाता है। जो अपघटक होते हैं इन्हें
मृत पोषी जीव कहा जाता है या अपर भोजी भी कहा जाता है। आगे देखिए अपमार्जक क्या होता है। प्रकृति के अपमार्जक वर्ग से तात्पर्य ऐसे जीव से होता है जो मृत जीव जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करके नष्ट कर देते हैं, जैसे गीध, चील, बाज, कुत्ता, कौवा इत्यादि। आगे देखते हैं अजैविक घटक, जो हमारे 3 टाइप के हैं। भौतिक कारक होता है, कार्बनिक कारक होता है एंड कार्बनिक कारक होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम पहला भौतिक कारक। जो भौतिक कारक है इसके बारे में हम आइए डिस्कशन करते हैं। परितंत्र का वह भाग, परितंत्र का वह कारक जिसमें जीव के विकास में वृद्धि करने की क्षमता व सीमित करने की क्षमता पाई जाती है, वह परितंत्र का भौतिक कारक कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में परितंत्र के भौतिक कारक वे होते हैं जिनके अधिकता या कमी से जीव की संख्या सीमित हो जाती है और इनके संतुलित रूप या मात्रा से जीव की संख्या में वृद्धि होने लगती है, जैसे सूर्य की किरणें, तापमान, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता आदि। अकार्बनिक कारक देखते हैं। परितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती वे परितंत्र के अकार्बनिक कारक कहलाते हैं, जैसे जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बनिक कारक। परितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वे कार्बनिक कारक कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ह्यूमस। ठीक है, आगे देखते हैं खाद्य जाल। अब जैसे देखिए जो भैंस है पौधों को खाते हैं और हिरन भी पौधों को खाते हैं, बकरी भी पौधों को खाती है। ठीक है, एंड जो मनुष्य देखिए आप देख पाएंगे बकरी को भी खाता है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो जो शेर है वो मनुष्य को भी खा जाता है। तो यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला बनती है। इसे देखो जो सांप है, देखो बाज मोज बार दोनों सेम है। बाज देखो कीड़े मकोड़ों को भी खाता है एंड सांप को भी खाता है। मेढक जो है कीड़े मकोड़ों को खाता है एंड सांप जो है मेढक को खाता है। ठीक है, तो इनमें एक ऐसे खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। आइए इसको एक 1 बाय 1 हम देखते हैं। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा सदैव एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, वह कभी भी क्रम को तोड़कर आगे की ओर नहीं बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है जो ऊर्जा होती है एक क्रम में बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि एक क्रम को तोड़ के वो आगे कभी भी नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का जो निश्चित क्रम में आगे बढ़ने की श्रृंखला ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जो खाद्य का एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ना ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे देखो घास जो है ना, देखो घास को कीड़ा खाएगा, कीड़े को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधों को बकरी खाएगी और बकरी को शेर खाएगा। तो एक श्रृंखला, ऐसा नहीं है कि जो मेढक है वो घास खाएगा, नहीं, मेढक घास नहीं खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रम है, उसी क्रम में आगे उसको बढ़ना रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बकरी पौधे खाती है तो क्या शेर भी पौधा खाएगा? नहीं। तो वही कहने का मतलब है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है एक क्रम में बढ़ती है, किसी क्रम को तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकती है। आगे देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड देखिए सीधा, पहला टाइप जो सीधा हम देखते हैं जिसके 4 स्तर होते हैं। ओके, पहला होता है कि जो उत्पादक, दूसरा वो प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा है तृतीयक उपभोक्ता। ओके, एंड इसे लिंडमैन के 10% का नियम भी कहता है, यानी कि 90% हॉस हो जाता है। 1942 ईस्वी में इन्होंने दिया था कि जो ऊर्जा है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाती है। ठीक है, आइए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ठीक है, ऑलवेज सीधा बनता है। एंड प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का जो अधिकतम 4 स्तरों तक गति करती है। ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे आप निम्न स्तर के उपभोक्ता से उच्च स्तर के उपभोक्ता के या पोषण प्राप्तकर्ता की ओर आगे बढ़ेंगे।
पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। लिंडमैन ने 1942 ईस्वी में 10% का नियम प्रदान किया था। 10% के नियम के अनुसार एक स्तर से पोषण का अगले स्तर में प्रवेश करने पर मात्र 10% ही होता है और इसका 90% जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखो, जो घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, एंड सांप को यहाँ पे मेढक खाएगा, मोर सांप को खाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आरेख में सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? सबसे बड़ा उपभोक्ता, ठीक है, 1 2 3 में जो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, इसमें सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? ठीक है, वो इसमें सबसे बड़ा उपभोक्ता सांप है, क्योंकि सांप देखो, यहाँ मेढक ने जो है कीट को खाया, इसके पास इसकी एनर्जी गई। ठीक है, इसके बाद सांप ने मेढक को खाया, तो सबसे बड़ा जो उपभोक्ता हो गया सांप हो गया। अगर यहीं पूछ लेता कि आपसे कि 1 2 3 4 में सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, तो सबसे बड़ा उपभोक्ता मोर हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम जैव विविधता। ठीक है, पृथ्वी के टॉप कटिबंध जो होते हैं, जैसे कि हम देखते होंगे उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, राइट। तो आइए देखते हैं कि जो पृथ्वी की टॉप कटिबंध है, किनके आधार पर जैव विविधता कैसी होती है, कितनी प्रकार की होती हैं। हम देखते हैं उष्ण कटिबंध। जो पहला है हमारा उष्ण कटिबंध, सूर्य वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चमकता है, जिससे पृथ्वी के इस भाग पर सर्वाधिक उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध नाम से जाना जाता है। यह 22.5 अंश उत्तर से 23.5 अंश दक्षिण के मध्य होता है। ठीक है, जो उष्ण कटिबंध होता है हमारा, यही देखो, जो इतना पार्ट है यही, ठीक है, इसी पार्ट के बीच में होता है उष्ण कटिबंध। ओके, यहीं पे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे उष्ण और शीत का प्रभाव समान हो जाता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यह दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश से 66.5 अंश के मध्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं शीतोष्ण। हमारा शीतोष्ण जो दोनों गोलार्धों में होता है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये इतना होता है। ठीक है, इतना इधर होता है, ऊपर का भाग इतना होता है, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण। ओके, आगे देखते हैं, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का है 23.5 अंश, इतना भाग है, इसको हम शीतोष्ण कहते हैं। ठीक है, 23.5 अंश से 66, 66 दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में, एंड 23.5 से 66 उत्तरी गोलार्ध में होता है। ओके, आगे देखते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध के बारे में देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की रोशनी ना के बराबर प्राप्त होती है, इसलिए इसे यहाँ पर शीत का मौसम रहता है। इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यह 66.5 अंश से लेकर 90 अंश दोनों गोलार्धों में होता है। आइए देखते हैं हम कहाँ से कहाँ तक का होता है। देखिए, यहाँ से ये जो इतना ब्लैक भाग है, इतना यही होता है हमारा शीत कटिबंध। ठीक है, 66.5 से लेके 90 तक का। ओके, आगे देखते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। आइए देखते हैं हम जैव विविधता शब्द में जैव से तात्पर्य भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों से होता है। समान रूप से जैव विविधता का अर्थ भिन्न भिन्न तथा बहुलता या अधिकता से होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता, अधिकता जैव विविधता कहलाता है। ओके, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में W.G. रोजन महोदय ने किया था। जैव विविधता शब्द की संकल्पना या सिद्धांतों के रूप में 1985 ईस्वी में विल्सन महोदय ने किया था। ठीक है, जो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W.G. रोजन ने किया था, एंड जो इसकी संकल्पना या सिद्धांत दिया था 1985 ईस्वी में विल्सन ने दिया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम जैव विविधता के शर्त। ठीक है,
स्थान विशेष पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान रहता है, स्थान विशेष पर जहाँ वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, जैव विविधता की दो शर्तें हैं, या सर्वाधिक तापमान किसी स्थान पर रहता है एंड जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखते हैं हम जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं। ठीक है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है 23.5 अंश से लेके 23.5 अंश उत्तर से लेके 23.5 अंश दक्षिण तक। ठीक है, यहाँ पे जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा रहता है एंड उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है। ओके, आगे देखते हैं जैव विविधता की जो शर्त है उनके बारे में। सर्वाधिक जैव विविधता के लिए सर्वाधिक अनुकूल पर्यावरण की आवश्यकता होती है, जिसका दो शर्तों के आधार पर निर्धारित होता है। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान रहता हो। ठीक है, एंड जहाँ वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होती हो, जैसे कि यही क्षेत्र भी दिखाया गया है। यहाँ पे वर्ष भर सबसे ज़्यादा तापमान भी रहता है एंड सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं पे होती है। तो जैव विविधता जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है इन दोनों बीचों के रेखाओं के मध्य में पाई जाती है। ओके, जैव विविधता क्षेत्र देखते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। यदि स्थान विशेष की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला पॉइंट है, जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो जैव विविधता है वो बढ़ती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जैव विविधता घटती जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल की शांत घाटी में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है: आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, समुदाय अथवा परितंत्र जैव विविधता। अब देखते हैं आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है। ठीक है, जैसे हम लेमार्क का जो सिद्धांत है, जिराफ पर अर्जित गुणों का सिद्धांत है, इसके आधार पर ठीक है जैव विविधता जो तात्पर्य होता है आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न हुई जैव विविधता से होता है। दूसरा पॉइंट है, अर्जित गुणों के सिद्धांत के अनुसार किसी एक पीढ़ी द्वारा जो गुण विशेषता सीखा जाता है वह अगले पीढ़ी में और अधिक विकसित रूप में प्रदर्शित होता है, जो चल रहे वातावरण में विविधता उत्पन्न कर देता है, जिसे आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, जब जीव के द्वारा आनुवंशिकता का हस्तांतरण किया जाता है तो वह सदैव 100% होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेमार्क ने बोला है। आगे देखते हैं, किसी पीढ़ी का कोई गुण कई पीढ़ियों तक विलुप्त होने के पश्चात जब अचानक से उत्पन्न हो जाता है तो वह चल रहे वातावरण में विविधता उत्पन्न कर देता है, जिसे आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रजातीय जैव विविधता। किसी परितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों को उस परितंत्र की जैव विविधता यानी कि जात कही जाती है। ठीक है, जब हम किसी परितंत्र में किसी जात की विविध किस्मों या प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो वह प्रजातीय जैव विविधता कहलाता है। आगे देखते हैं समुदाय जैव विविधता। ओके, समुदाय जैव विविधता क्या होता है देखते हैं। जब हम एक ही परितंत्र में एक ही प्रजाति का भिन्न भिन्न समुदाय का अध्ययन करते हैं तो वह समुदाय जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जैव विविधता का जो मापन होता है वो कैसे होता है। जैव विविधता का मापन अल्फा मापन है, बीटा मापन है, गामा मापन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा मापन के बारे में देखते हैं। देखिए, अल्फा मापन क्या होता है। जो जैव विविधता का मापन हो संख्या के आधार पर है तो उसे अल्फा मापन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे ब्रीफिंग ले लीजिए, जब हम किसी भी परितंत्र में जैव विविधता का मापन संख्याओं के आधार पर करते हैं तो उसे अल्फा मापन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अल्फा मापन का तात्पर्य सदैव जैव विविधता के संख्यात्मक मापन से होता है, जैसे परितंत्र की संख्या, जीव की संख्या, प्रजाति की संख्या, कुल जनसंख्या। बीटा मापन देखते हैं आगे हम। बीटा मापन का जो अर्थ होता है जीव की संरचना के आधार पर, शारीरिक या मानसिक। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जब हम जैव विविधता का मापन जीव की संरचना के आधार पर करते हैं तो वह मापन जैव विविधता का बीटा मापन कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं
कि जीव की समस्त प्रकार की विशेषताओं का मापन बीटा जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, जैसे जीव की बनावट, जीव का व्यवहार के आधार पर जो मापन होता है वो बीटा मापन कहलाता है। आगे देखते हैं हम गामा मापन। समग्र रूप से जो गामा मापन होता है संख्या, संरचना, परितंत्र, अधिवास, जलवायु के आधार पर होता है, तो उसे हम गामा मापन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, जब हम जैव विविधता का मापन समग्र रूप से करते हैं तो वह जैव विविधता का गामा मापन कहलाता है। इसमें संख्या के आधार पर, संरचना के आधार पर, परितंत्र के आधार पर, अधिवास के आधार पर, जलवायु के आधार पर मापन किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं जो जैव विविधता का है महत्व क्या है। ठीक है, जैव विविधता का जो महत्व है मृदा निर्माण में होता है, मृदा अपरदन, जल चक्रण, पोषण चक्रण में होता है। ठीक है, हॉट स्पॉट क्या होता है। ठीक, हॉट स्पॉट के बारे में आइए हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट को हिंदी शब्द में उष्ण स्थल या संवेदनशील स्थल कहा जाता है। किसी भी स्थान विशेष पर कम से कम 1500 ऐसी स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल उसी स्थान विशेष पर पाई जाती हैं, अन्य स्थान विशेष पर नहीं पाई जाती। ठीक है, उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। अगला क्या है टॉपिक, ऐसी विशेष प्रजातियों का लगभग 70% अस्तित्व समाप्त हो चुका है और 30% शेष बचा हो। ठीक है, तो हॉट स्पॉट क्षेत्र में रखे जाते हैं। अगला टॉप पॉइंट क्या है, ऐसी विशेष प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण के लिए उस स्थान विशेष का हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। ओके, अगला, हॉट स्पॉट संप्रत्यय को 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर महोदय के द्वारा दिया गया था। 2011 से लेकर 2020 तक के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि जैव विविधता जो दशक था किसे घोषित किया गया था, 2011 से लेकर 2020 तक के जो दशक थे उसको जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, हॉट स्पॉट की संख्या। हॉट स्पॉट की जो संख्या है पूरे विश्व में 37 है एंड भारत में जो है 4 हैं। क्या है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र एंड सूडालैंड। ओके, आइए हम कुछ क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं प्रैक्टिस क्लास के तौर पे। जैसे पहला क्वेश्चन, समुद्री घास में निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए समुद्री घास का जो मतलब मुख्य स्रोत होता है सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि समुद्री जल में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा सूची किससे संबंधित है। विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं उनसे संबंधित है, जो कि IUCN के द्वारा 1948 ईस्वी में बनाया गया था। ओके, देखिए तुलसी जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। तुलसी को हम जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं एंड इसका जो वनस्पति नाम है ओसिमम सैक्टम। राष्ट्रीय जैव विविधता का अथॉरिटी का मुख्यालय जो है चेन्नई में है। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा किया गया था। भारत में जो जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जैसे कि अभी आपको बताया हमने कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सूडालैंड, इंडो बर्मा। आगे देखते हैं, भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है कच्छ की खाड़ी में है, केरल रीफ का है, जिसे हम इसका संरक्षण किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण। आइए देखते हैं, वह भूमि जो पेड़ पौधों से घिरी हुई होती है उसे वन की संज्ञा प्रदान की जाती है। पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए 33% भूमि पर वन होना आवश्यक है। ठीक है, वन्य जीव, वनों में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीव को वन्य जीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अन्य जीव। इनका देखभाल करना तथा इनकी सुरक्षा करना। आगे देखते हैं, वनों में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीव हैं वन्य जीव कहलाते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशुएं तथा पक्षियाँ, इसके आसपास पाए जाने वाले अन्य जीव शामिल किए जाते हैं। वनों में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीवों की रक्षा, उनकी देखभाल करना व सुरक्षा करना ही वन एवं वन्यजीव संरक्षण कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 1952 ईस्वी में आई थी। वन एवं वन्यजीव जो है राज्य सूची के अंतर्गत है। 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान के नाम से जाना जाता है।
वन एवं वन्य जीव है जो समवर्ती सूची में बाद में शामिल किया गया था। जब 42वां संविधान संशोधन था, पहले था राज्य सूची में। वन एवं वन्य जीव पहले राज्य सूची में थे जब प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई थी, लेकिन जब 42वां संशोधन किया गया इसमें 1976 ईस्वी में, तो इसे हम समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। आज़ादी के पश्चात भारत में पहला वन एवं वन्य जीव नीति 1952 घोषित किया गया। इस पहली वन नीति के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि वन एवं वन्य जीव के मामलों में केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्माण करेंगे और उनका संरक्षण करेंगे। आगे देखिए, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं नागरिकों के मूल कर्तव्य। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 48A में रखे गए हैं एंड नागरिकों के जो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए निर्देशक तत्व क्या है एंड मूल कर्तव्य क्या है। निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है राज्य के द्वारा वन एवं तथा वन्य जीव की देखभाल करना, उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य में। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा तथा उसका संरक्षण करेगा। अब देखते हैं, भारत की प्रथम वन नीति 1894 ईस्वी में आई थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे लाया गया था। वन संरक्षण एवं जीवों की रक्षा करना। ठीक है, एंड आज़ाद भारत की जो पहली नीति 1952 ईस्वी में आई थी, जिसे हम वनों का वर्गीकरण किया गया था 3 प्रकार के वन में। पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन। संरक्षित वन में जो आते थे पारिस्थितिकियों से संबंधित महत्वपूर्ण पौधे। ठीक है, राष्ट्रीय वन में आते थे व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन। ग्राम वन में आते थे ग्रामीण विकास सहायक वनों की विकास किया जाए। ठीक है, ग्रामीण विकास सहायक वनों का विकास किया जाए। एंड यहाँ पे जो मेन टॉपिक हमारा है कि भारत की प्रथम वन नीति कब आई थी एंड आज़ाद भारत की प्रथम वन नीति कब आई थी, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। भारत की प्रथम वन नीति 1894 ईस्वी में आई थी। आज़ाद भारत की प्रथम नीति जो आई थी 1952 ईस्वी में आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आज़ाद भारत की पहली नीति जो वन नीति आई थी 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी, जो कि अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इस पहली नीति ने वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, पहला संरक्षित वन। इसके अंतर्गत उन वनों को संरक्षित किया गया है जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। इनके विकास के द्वारा प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता की ओर आगे बढ़ेगा। ओके, अगला है हमारा राष्ट्रीय वन। इसके अंतर्गत मानव जरूरतों के संबंधित व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों के विकास पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना था, जो कि राष्ट्रीय वन के अंतर्गत था। आगे देखते हैं ग्राम वन। इसके अंतर्गत उन वनों को वर्गीकृत किया गया जो ग्रामीण विकास की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखते हैं सामाजिक वानिकी क्या होता है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, देश, पर्वतीय एंड मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, पूरे देश में जो वन होना चाहिए 33% होना चाहिए, लगभग 1/3 होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में 65% वनों का विस्तार होना चाहिए एंड मैदानी क्षेत्र में 20 से 25% वनों का जो विकास होना चाहिए। ओके, जो कि राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर ही डिसाइड किया गया था। देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल भाग के 33% भाग पर प्रत्येक दशा में वनों का होना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र में जो अन्य जीवों के लिए अनुकूल नहीं होते, वहाँ पर न्यूनतम 65% भाग पर वनों का विस्तार पाया जाना चाहिए। मैदानी भागों में मानवीय बस्तियाँ व कृषि योग्य भूमि का अधिकतम विस्तार जो होता है, अतः यहाँ पर 20 से 25% भूभाग पर वनों का विस्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं कृषि वानिकी। सामुदायिक कृषि वानिकी जो होता है एंड शहरी कृषि भूमि वानिकी, फार्म वानिकी। ठीक है, इनके बारे में आइए हम बिल्कुल डिटेल में देखते हैं।
सामुदायिक कृषि वानिकी का सीधा संबंध गाँव में वनों के विकास से है। इसमें गाँव समुदाय के सार्वजनिक भूमि पर वनों के विकास का प्रावधान किया गया है, जो कि सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। शहरी वानिकी के अंतर्गत शहरों में खाली पड़े सार्वजनिक भूमि पर औद्योगिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों के विकास किए जाने से था। फार्म वानिकी के अंतर्गत कृषि के साथ वनों का विकास का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो 1992 में टोटल जो कृषि भूमि थी 1187.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी, एंड जो 1981 में है 1429.4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी। ओके, आगे देखते हैं। संशोधित वन नीति जो कि आई थी 1988 ईस्वी में संशोधित वन नीति। ओके, आइए हम देखते हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। संशोधित वन नीति में जो मेन टॉपिक किया गया पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें नए पौधों का विकास किया जाएगा। ओके, अब प्लीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे कि देख पा रहे हैं पारिस्थितिकी संतुलन। इस नई वन नीति के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि वृक्षों की संख्या में वृद्धि होने से उस पर रहने वाले जीवों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे स्थिरता बढ़ेगी और पर्यावरण संतुलित होगा। ओके, जैसे मृदा संरक्षण। अब देखिए मृदा संरक्षण के बारे में। इस नई वन नीति के अंतर्गत यह कहा गया कि वानिकी को विशेष महत्व देते हुए सभी प्रकार के जलाशयों के किनारे वृक्षों को लगाया जाना, ढाल युक्त भूमि पर नए पौधों का लगाया जाना इत्यादि। यानी कि मृदा संरक्षण को बचाने के लिए जो तालाबों के किनारे हैं, नदियों के किनारे, ढलान युक्त भूमि पर, खेतों के मेड़ पर वनों को लगाया जाना, यानी कि पेड़ पौधों को लगाया जाना, जिससे कि मृदा का संरक्षण हो सके। अगला देखते हैं। प्राकृतिक संपदा संरक्षण, जो कि बाह्य आक्रमण होता है, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि वनों की संपत्ति के अधिकारों को सामान्य जीवन में संक्षिप्त करते हुए नए नियम बनाने पर जोर दिया गया। अब आगे देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें वन्यजीव की रक्षा करना मेन महत्व था इसका, एंड अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस नियम का जो निर्माण है वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए किया गया। इस नियम का उद्देश्य वनों में निवास करने वाले जीवों का संरक्षण किया जाएगा। संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, जो कि देख पा रहे होंगे कि 2002 में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जनवरी 2003 ईस्वी में यह पूर्णतः संशोधित हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण के उल्लंघन पर दंड और अधिक कठोर कर दिया गया था। इस अधिनियम की जो परिभाषा थी, वन्य जीव का शिकार, उनके हाड़, मांस इत्यादि का क्रय विक्रय पूर्णतः जो अवैध रहा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 में कुल 6 अनुसूचियाँ थीं। देख सकते होंगे पहली अनुसूची जो थी वन्य जीवों की देखभाल और उनकी सुरक्षा करना था पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अवमानना पर उच्चतम दंड। ठीक है, जिसमें था पहले 3 वर्ष का बनाया गया था, बाद में 7 वर्ष कर दिया गया था का कैद या फिर 25,000 रुपये का जुर्माना। एंड जो एक स्टार कछुआ होता है उसको पकड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या 10 साल की गैर जमानती कैद। तीसरी अनुसूची जो हमारी थी कम अपराध पर कम दंड, 10,000 कैद। ठीक है, एंड 1 वर्ष तथा 3 वर्ष तक का, जो कि 10,000 और कैद था उसको कम कर दिया गया था, जिसको 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का जो वहाँ पे कैद था। ठीक है, 5वीं अनुसूची शिकार किए जाने वाले जीव 5वीं अनुसूची में रखे गए थे। वहाँ पे लिस्ट थी, हाँ इन जीवों का आप शिकार कर सकते हैं। 6ठी अनुसूची, सूची में शामिल पौधों का वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा। ओके, अगला देखते हैं हम वन्य जीव संरक्षण। पहला जो हमारा है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्णतः सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है
वर्तमान में जो संख्या थी 105 थी, ठीक है। ये डाटा जो है 2020 का डाटा है। वर्तमान में जो संख्या थी 105 थी, ओके। आगे देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है निजी कार्यों की अनुमति होती है, इसमें अपना निजी कार्य कर सकते हैं। स्पष्ट सीमा का निर्धारण नहीं होता है। इनकी जो वर्तमान संख्या है, एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूँ वर्तमान संख्या कितनी है। देखिए वर्तमान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है वो 567 है, ठीक है, 567 है, ओके। आगे देखते हैं जैवमंडल आधारित क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है। वर्तमान में जो संख्या है जैवमंडल आधारित क्षेत्रों की टोटल 18 है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आइए देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड है। इसका प्राचीनतम जो नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1935 से 36 ईस्वी में किया गया था। रामगंगा नदी इस पार्क से होकर गुजरती है। देश में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है। हिमीस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा बाह्य अभ्यारण्य नागार्जुन सागर अभ्यारण्य है। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी चोटी पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क की स्थापना जो 1982 ईस्वी में किया गया था। यहाँ फूलों की विविध प्रजातियों का संरक्षण किया गया, इसलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटियों वाला राज्य भी कहा जाता है। आगे देखते हैं भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्डमैन ऑफ इंडिया घोषित किया गया था, ठीक है। जो भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्डमैन ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। अगला देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। अगला देखते हैं 8वां पॉइंट, उत्तर प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ स्थित राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 9वां है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगला जो पॉइंट है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य जो असम में है। राष्ट्रीय उद्यान देश के चर्चित टाइगर, हाथी और एक सींगे गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो मानस अभ्यारण्य है वहाँ पे देश के चर्चित टाइगर, हाथी एवं एक सींग का गैंडा जो होता है उसके लिए फेमस है। पेंगुइन नामक पक्षी जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। भारत में गिब्बन प्रजाति के बंदर पाए जाते हैं। वन भारत के संविधान में समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। अगला, भारत में श्याम मृग जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। थामिन मृग भारत के मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं, ओके। बारहसिंघा की सर्वाधिक संख्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। अगला जो हमारा टॉपिक गुजरात का गिर अभ्यारण्य एशिया में शेर के लिए स्वर्ग माना जाता है। नेक्स्ट, पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारतीय गेंडे काजीरंगा के अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला जो है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की जो स्थापना है 1916 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1970 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं शेर परियोजना 1972 ईस्वी में शुरू की गई थी। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। घड़ियाल परियोजना 1974 ईस्वी में शुरू की गई थी। मगर प्रजनन परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई थी। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। गैंडा परियोजना 1987 ईस्वी में शुरू किया गया था। हिमचीता परियोजना 1987 ईस्वी में शुरू किया गया था। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं जलद पारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललित बिहार में स्थित है। इंताकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों हमारा ईवीएस का जो सिलेबस था यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये पूरा आपको जो यूपी टेट, सी टेट या फिर केवीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डायबोलिक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ओके। एंड अपने दोस्तों पर ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।